स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। जब भी संकट की घड़ी आती है, यानी राजनीति पर कोई संकट आता है, कोई लोकतंत्र पर संकट आता है, कोई सेकुलरिज्म के ऊपर संकट आता है, तो हम लोग आपसे चर्चा करते हैं। हमारा आपका क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है। क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि आईपीएल की नीलामी चल रही थी, तो आईपीएल की नीलामी में शाहरुख खान की टीम ने, जो दरअसल शाहरुख खान की केवल 55% टीम है, बाकी 45% टीम तो दूसरों की है उसमें। उस टीम ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया, अच्छे खासे पैसे में खरीद लिया। जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान ने खरीदा केकेआर के लिए, तो वैसे ही कुछ नफरती चिंटू, मैं उनको नफरती चिंटू, ये संदीप चौधरी द्वारा दिया गया शब्द है, मुझे बड़ा पसंद आ गया इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई नफरती चिंटू निकल पड़े, इनका कोई दरअसल राजनीतिक महत्व तो नहीं है। जैसे उसमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे विधायक हैं, एक ऐसे नेता हैं जो चुनाव हार चुके हैं, संगीत सोम। मैंने उनका नाम रखा हुआ है संगीत शैम। हाँ, संगीत शैम, सही सही नाम है आपका। दो तथाकथित कथावाचक हैं जो एक शंकराचार्य की वेशभूषा में शंकराचार्य का भेष बदले रहते हैं। वो एक तरह के फेक शंकराचार्य हैं, मतलब एक वो हैं रामभद्राचार्य। एक और है कथावाचक जो अपने आप को उन्होंने संत, तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने घोषित कर दिया है। दूसरी एक विश्व हिंदू परिषद की एक जिला स्तर की नेता है, कोई महिला। वो उस महिला ने तो कहा कि जो लोग शाहरुख खान की जीभ काट के लाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम वो देंगे। फिर शाहरुख खान को गद्दार कहा गया, शाहरुख खान को नफरती जिहादी जानवर कहा गया। मुझे अच्छा, अब आप सोचिए, ये मुस्तफिजुर रहमान जो है वो लंबे अरसे से आईपीएल में खेलता था। इनको सौरव गांगुली आईपीएल में खेलने के लिए लाए थे। जब सौरव गांगुली शुरू शुरू में एक टीम के मेंटर थे, तो उसमें सौरव गांगुली आईपीएल में खेलने के लिए लाए थे। और अभी बांग्लादेश की टीम आने वाली है, जो 2020 का वर्ल्ड कप होगा, उसमें बंगाल में भी खेलेगी और 4 मैच और भारत के साथ वो खेलेगी। फिर भारत की टीम वहां जाएगी और इन लोगों के दबाव में, इनकी कोई राजनीतिक औकात नहीं है इन लोगों की, ना कोई संगठन के स्तर पर, ना कोई जनता के प्रतिनिधि है, कुछ नहीं। केवल एक व्यक्ति उसके अंदर विधायक है, और ये वही विधायक है लोरी का जिसने राकेश टिकैत के, जिसके गुंडों ने राकेश टिकैत पे हमला किया था किसान आंदोलन के दौरान, जिसकी वजह से सरकार की बैंड बजी थी अच्छी खासी, और राकेश टिकैत हीरो बन गए थे उस हमले के कारण। आपको याद होगा, गाजीपुर पे हमला था, वही बंदा है। तो इन लोगों ने, इनकी कोई दरअसल औकात नहीं है। और देखते देखते ऐसा समा इन लोगों के बयानों से बना कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर कर दिया। तो ये जो क्रिकेट और राजनीति के बीच का तालमेल तो हम लोग शुरू से देख रहे थे, तो कांग्रेस के जमाने से क्या, उससे पहले से चला आ रहा है। लेकिन अब ये क्रिकेट प्लस हिंदुत्व और प्लस राजनीति, ये सब चीजें आपस में जुड़ गई हैं, और इससे एक ऐसी कॉकटेल, ऐसी जहरीली कॉकटेल तैयार हुई है जिससे सारे देश का माहौल खराब हो रहा है। और उस शाहरुख खान को, जो कि पद्मश्री हैं, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, और अभी अभी जवान, उनकी जवान फिल्म भी उनकी पुरस्कृत हुई है, उस शाहरुख खान को इन लोगों ने इतनी उल्टी सीधी और गंदी संदी उन्होंने बात है कि शाहरुख खान पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस बात को समझते हैं, केकेआर पे भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ही पता लगता है कि किस किस्म का डिस्कोर्स चल रहा है, और उस डिस्कोर्स के ऊपर किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। आप जरा इसको डिकोड कीजिए। अभय जी, मैं इसको किसी और संदर्भ में देख रहा हूं जी। मेरी नजर में ये जो हुआ है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की घटियापन का एक नमूना है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी आज के दिन है, वो पता नहीं बंदरों के हाथ में लगी हुई है, उस तरह की तरह जिसका मर्जी सीन सर मूंड रहे हैं वो। देखिए, दिस इंसिडेंट हैज प्रूव्ड द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड बॉयज। 2003 में इंडिया पाक क्रिकेट सीरीज थी, स्केड्यूल थी हमारी टीम वहां ट्रेवल करनी थी पाकिस्तान, और इतना यहाँ पर प्रचार हुआ, प्रोपेगेंडा हुआ, अटल जी प्रधानमंत्री थे, कि भाई ये हमारी टीम नहीं जानी चाहिए। और उस प्रोपेगेंडा का ट्रिगर लाल कृष्ण आडवाणी के दफ्तर से आ रहा था, क्योंकि उनके आकलन में अगर हमारी टीम के साथ कोई घटना हुई पाकिस्तान में तो इलेक्शन पे असर होगा 2004 के।
लेकिन अटल जी डटे रहे, उन्होंने मना नहीं किया और वहां पर हमारी टीम गई और मैच खेली, जीती। इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज। वहां पर कोई हादसा नहीं हुआ, वहां पर लोगों ने हाथों हाथ हमारी टीम को लिया। बहुत शानदार दौरा था, सबसे बहुत बेहतरीन, शानदार दौरा था। सबसे बेहतरीन सीरीज थी। उस दौरान अभय जी, एक बड़ा अखबार है, उसके 2 चिंटू, अगर मैं आपका नाम उसका वो संज्ञा ले लूं, तो 2 चिंटू जो है वो ब्रीफिंग लेके आते थे अटल जी के दफ्तर से और लिखते थे लगातार। लेकिन हम जैसे कुछ जो थे वो अलग तरीके से लिखते थे, क्योंकि वहां पर फॉरेन ऑफिस जो उस वक्त था उसके भी दिमाग में बात साफ थी कि ये सीरीज को आप कॉल ऑफ नहीं कर सकते, ये सीरीज है, ये होगी, और अगर हम इसमें से बाहर निकलेंगे इस सीरीज में से तो फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी साख घटेगी और क्रिकेट के संदर्भ में भी हमारी जो टीम का भविष्य है और हमारी जो क्रिकेटिंग का भविष्य है उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो मैच हुए वो, और वो टीम जीत के हम लोग वहां से वापस आए। ये बात अलग है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हारे, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड बॉयज इज दैट जब वो निर्णय लेते हैं तो कभी कभी वो ऐसा निर्णय लेते हैं जिसमें कि दे वांट द कंट्री टू विन फर्स्ट ऑफ ऑल। इंडिया शुड विन। इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, आप इलेक्शन जीत के भी देश को हरा सकते हो भाई, जहां तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सवाल है। अब आप इसमें देखिए अब क्या हुआ है। आपने एक नाम लिखना है, बोलना भूल गए, विनोद बंसल जो है विश्व हिंदू परिषद वाले, वो भी बहुत अग्रेसिव थे, वो भी बदमातूनी किस्म के व्यक्ति हैं, खूब बोले वो भी। देखिए उनकी राजनीति है, वो करते रहे। लेकिन इसमें देखिए कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्या भद हुई। जयशंकर साहब अभी तशरीफ ले गए थे ढाका और तारिक रहमान से मुलाकात की थी उन्होंने, खालिदा जिया के बेटे से। ये खालिदा जिया के जमाने में ये सारा जो भारत बांग्लादेश के जो संबंधों में तशद्दुद पैदा हुई, खटास पैदा हुई, वो उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। और वहां पर जाके हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है, एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कुछ, उन्होंने शायद ये आकलन निकाला होगा कि तारिक रहमान कुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं उसकी जो नींव है वो तो खालिदा जिया के टाइम पे रखी गई है, और उन्होंने जो कहा उसी की तर्ज पे हमारे रिश्ते बनेंगे। अब ये बात सही भी है, हम चाहते हैं कि वहां हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे हों, लेकिन अगर उनका एक पॉपुलर क्रिकेटर वापस भेज दोगे, आप मुझे बताइए कि आवाम पे लेवल पे क्या रिएक्शन होगा वहां पर। उतना ही संगीन रिएक्शन होगा जितना हमारे यहाँ होता है जब वहां कोई हिंदू जो है उस पर अटैक होता है और वो घायल हो जाता है या मर जाता है। क्योंकि क्रिकेट इज अ रिलीजन ऑफ फेथ विद पीपल ऑफ साउथ एशिया। ये सच बात है, क्रिकेट से बड़ा फेथ कोई नहीं है आउट ऑफ रिलीजन। नंबर 2 का फेथ जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट है, और क्रिकेट के भगवान है हर देश के अपने अपने। तो ये जो डेमी गॉड्स हैं क्रिकेट के, इनको टच नहीं करना चाहिए, इनसे तो बल्कि मदद देनी चाहिए। देखिए मैं जानता हूं कि जब पाकिस्तान की टीम 90s में वर्ल्ड कप जीती, तो जब चल रहा था वर्ल्ड कप तो हमारे सनी गावस्कर वो जो कमेंटेटर, तो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि दिस चैंपियनशिप में गो टू पाकिस्तान, और वो सच हो गया। इमरान खान की पाकिस्तान टीम जीत गई। तो नवाज शरीफ उन दिनों प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उसने एक रिसेप्शन की बड़ी सी अपनी टीम के लिए और उसमें सुनील गावस्कर को बुलाया। बिल्कुल। देखिए, और उसी तरह से शाहरुख जिससे गाली गलौज कर रहे हैं, शाहरुख इज अ आइकॉनिक फिगर बिल्कुल इन वेस्ट एशिया, और शाहरुख की जो शख्सियत है वो हमारी मदद करती है अच्छे रिश्ते बनाने में गल्फ के देश, गल्फ के कंट्रीज के साथ, जिनके साथ हमें जरूरत है अच्छे रिश्ते बनाने की।
तो मैं ये समझता हूं कि इन चिंतुओं के चंगुल से अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं निकलेगी तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो शीशा लेदर होगी, हमारे को कौन विश्वास करेगा बताइए आप मुझे। हु विल ट्रस्ट अस अमंग्स द क्रिकेटिंग नेशंस? और क्रिकेटिंग नेशंस में बड़े बड़े नेशंस है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका तो है ही, इंग्लैंड है, हमसाया मुल्क जो है। तो देखिए इंग्लैंड है। ये बात अलग है कि क्रिकेट अमेरिका नहीं खेलता, लेकिन ऐसे कंट्रीज जिनके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, बुला के वापस भेज देंगे किसी खिलाड़ी को, तो आपकी आईपीएल की क्या शख्सियत रह जाएगी बताइए मुझे आप। नहीं बिल्कुल ठीक उसकी क्या ब्रांड वैल्यू रह जाएगी आप बताइए। नहीं, ये तो इत्तेफाक की बात थी कि केवल मुस्तफिजुर को खरीदा गया, बांग्लादेश के अन्य 10-12 खिलाड़ी और भी नीलाम हो रहे थे वहां पर, उनकी सेवाएं भी नीलाम थी। देखिए वो ओपन मार्केट की तरह है, बिल्कुल आईपीएल इज लाइक ओपन मार्केट। जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसको खरीदा जाता है। आप जिस और ये दुनिया भर में आजकल जो फॉर्मेट है क्रिकेट स्पोर्ट्समैनशिप का, जो स्पोर्टिंग नेशंस हैं वो इसी फॉर्मेट पे खेलते हैं, जहां पर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो जो अवेलेबल होते हैं इन मैचेस के लिए। अब आप मुझे बताइए कि आपकी आईपीएल की क्या ब्रांड वैल्यू बचेगी। ये जो टीम है, इट इज ओन्ड बाय आल्सो जूही चावला एंड हस्बैंड। ये सिर्फ अकेले शाहरुख खान की टीम नहीं है। और इन्होंने शायद देखा कि केकेआर जो है ये तो कलकत्ता बेस्ड है, ये टीम तो इसकी तो यहाँ पर तो खेलेगा, तो हमको ये मौका है कि हम इसको उछालकर इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में कुछ सीटें बटोर लेंगे। ये इनका सारा उद्देश्य था और इतनी संकीर्ण दृष्टि से इन्होंने इस पूरे इशू को हैंडल किया। अब आज जो खबर आई है कि बीसीसीआई आस्क्ड केकेआर टू विड्रॉ दिस प्लेयर। बीसीसीआई कैसे इन्वॉल्व हो गया भैया इसमें? बीसीसीआई ने क्यों इसमें हस्तक्षेप किया? ये कहने की क्या जरूरत थी? बिना ये कहे ये प्लेयर विड्रॉ हो सकता था, टीम अपने लेवल पे पोजीशन ले सकती थी, एक फैसला ले सकती थी। आपने बीसीसीआई को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, और कॉन्सिक्वेंटली हमने आईसीसी को कर दिया इन्वॉल्व, जिसमें जय शाह साहब हैं। आपने तोहमत जय शाह पे लगवा ली। सही इसकी यही है, थैंक्स टू हिज रिलेशनशिप विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर। आपने तोहमत जय शाह, जो कि क्रिकेट काउंसिल का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है आज के दिन, उस पर तोहमत लगवा ली आपने। तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आपने इंश्योर कर ली इस पूरे प्रकरण में। और अभी मैं जब आ रहा था तो इनके जो चीफ प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो कि इनका आईटी सेल हेड करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि भाई वो तो विड्रॉ हो जाएगा, वो तो विड्रॉ हो गया। अरे भाई, ये हर चीज में क्यों क्रेडिट लेना चाहते हो? जहां ड्यू नहीं है क्रेडिट, जहां लेना नहीं चाहिए क्रेडिट, कुछ चीजें चुपचाप खूबसूरती से कर दी जाती हैं ताकि उसका जो डैमेज पोटेंशियल है वो मिनिमाइज हो जाए। लेकिन आप तो छाती खोल के करना चाहते हैं, तो कीजिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी शीशा लेदर कीजिए, हमारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो स्टैंडिंग है उसको आप छोटा कीजिए। क्यों यहाँ कहाँ ले जाके इस देश को, हमारे देश को पश्चिमान करना चाहते हैं? हर जगह पश्चिमान कर रहे हैं, क्यों भाई? Why are you doing this just to win an election? I'm sorry, ये तो कोई भी संजीदा भारतीय इससे सपोर्ट नहीं करेगा आपको। देखिए, एक तो जो पहलू आपने रखे मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूं। बीसीसीआई और आईसीसी, ये सारे, और भारत सरकार, ये सारे के सारे लोग इस मामले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इन्होंने इस हरकत से अपने आप को और फांस लिया है, क्योंकि अभी ऐसी बात भी नहीं है कि जो 20-20 ओवरों का जो विश्व कप है वो कोई बहुत ज्यादा दूर हो। अभी फरवरी में होना है, अगले महीने इस विश्व कप को होना है। उसकी तारीख भी लोगों को पता है कि कलकत्ता में कब मैच होगा। बांग्लादेश की टीम आएगी और उसमें ये खिलाड़ी भी खेल रहा होगा, 100% खेलेगा। 100% अगर नहीं खेलेगा, रखना होगा तो अब तो रखेंगे वो। हाँ रखें, वो ये खिलाड़ी भी खेल रहा होगा और वो टीम आएगी, वो हिंदुस्तान के खिलाफ कलकत्ता में खेलेगी, ईडन गार्डन के ऊपर खेलेगी।
और उसके बाद में और दूसरी टीमों से भी खेलेगी। वो तो विश्व कप में भाग लेने के लिए आ रही है, वो तो उसके दोनों फेजेस में खेलेगी। बांग्लादेश की तो इंपॉर्टेंट टीम है और 2020 में तो वो किसी को भी हरा सकती है। 2020 गेम ही इस तरह का होता है। तो अब उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त ये नफरती चिंटू ये सब बयानबाजी करेंगे तो क्या करेंगे? आप बांग्लादेश की टीम को भारत में नहीं आने देंगे? अच्छा, अगर आप बांग्लादेश के प्लेयरों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जिस तरीके से आपने प्रतिबंधित कर रखा है, उस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अगर आप प्रतिबंधित करते, अगर भाई ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं बांग्लादेश के प्लेयर जैसे पाकिस्तान पे लगा रखा है, तो उससे क्या होगा? आप अभी आप दावा कर रहे हैं कि हम कॉमनवेल्थ करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं हम ओलंपिक पर कराने के भी दावेदार हैं, और आपने दक्षिण एशिया के ही दो देशों को, जो दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, उन दोनों को आप प्रतिबंधित कर देंगे। तो आप कॉमनवेल्थ का दावेदारी आपकी गई काम से? आपकी ओलंपिक की दावेदारी गई काम से? वो हो सकता है जी। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में तो अपने पैसे के दम पे बीसीसीआई धौंस जमा सकता है, लेकिन दूसरे गेम्स में ये गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। क्योंकि वहां पर तो फेडरेशंस के मामलात में सरकारों का हस्तक्षेप एक्सेप्टेबल नहीं है अंडर द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन रूल्स। तो यहां पर तो हर चीज में हस्तक्षेप है। You know, why should the people in power have a finger in every pie? They want a finger in every pie. क्यों? क्योंकि वो सत्ता पे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, इस देश की सियासत पे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। बिना इसके भी हो सकती है पकड़ वो, उसके भले लिए हर ही चीज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी साख गिरती जाए, भारत की साख गिरती जाए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड, लेकिन इज्जत वोट डाल के नहीं कमाई जाती। वोट जीतने से इज्जत कमाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और जरिए होते हैं। एंड मेनी अ टाइम्स, एज आई टोल्ड यू, मैंने साइट किया एग्जांपल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कैंसिल नहीं किया क्योंकि वो सीरियस फॉरेन पॉलिसी प्लेयर थे। मैं जानता हूं, मैं यंग बड़ा हुआ करता था जब वो मोरारजी देसाई की सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे जी। हाँ, अबे मैं वो एक उन्होंने मीटिंग उनकी एक थी पब्लिक मीटिंग जामा मस्जिद के बगल में, मैं था उस मीटिंग में, और वहां पर उन्होंने वीजाज वगैरह की बात की कि डिवाइडेड फैमिलीज के लिए वीजा की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि उनकी मेल मुलाकात होती रहे। और वो आदमी उसके बाद जब दोबारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने और फिर प्रधानमंत्री बने, वो बड़े सीरियस फॉरेन पॉलिसी प्लेयर हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जब वो हार गए इलेक्शन तो चंद्रशेखर जी ने उनके लिए एक चाय पार्टी रखी थी। तो मैं भी गया हुआ था वहां, तो मैं अटल जी से गुफ्तगू कर रहा था। वो मेरे को अच्छा समझते थे, मेरे से बात करते रहते थे, बिकॉज ही वाज अ फॉरेन पॉलिसी नर्ड एंड आई वाज आल्सो कवरिंग फॉरेन पॉलिसी। तो वो बात हम कर रहे थे कि वो है ना उनके जो शिव कुमार जी, उनके जो मेजर डोमो थे, शिव कुमार मूंछों वाले, वो आए, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ का फोन है। तो मैं वहां तंबू लगा हुआ था, वहां से निकल मैं बाहर आ गया। तो उनकी थोड़ी देर बात हुई और फिर मैं दोबारा चला गया अंदर। मैं ये क्या कह रहा था मुशर्रफ? वो कह रहा था कि ये क्या हो गया, बड़ा हैरान था। तो मैंने कहा आपने क्या कहा? मैंने उसको कहा लोकतंत्र में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब उसको लोकतंत्र की समझ नहीं है ना, तो ये तो समझाना पड़ेगा मुझे उसको। अब आप मुझे बताइए, उस आदमी ने कितनी हंस के उस बात को टाल दिया, और उस बात का, उस सवाल का जवाब देते हुए भी उसने ये जाहिर कर दिया कि भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है। तरीका ये होता है बात करने का, लेकिन यहां पर तो लट चलाना है इनको। ये तो मरजीवड़े हैं, घूम के घूम रहे हैं, गटका खेलते हवा में। क्या मतलब है भाई सबका? भारत एक ऐसा मुल्क है जिसकी दुनिया भर में इज्जत है, उस इज्जत को बनाए रखें। हाँ,
कुछ गुस्सा, कुछ इजहार करना पड़ता है कभी कभी गुस्से का, लेकिन उसकी भी अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में एक सीमा होती है। उस सीमा से बाहर जाके आप नहीं कर सकते। और जो आज आपने किया है, यू हैव डायरेक्टली हिट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट इन बांग्लादेश। अच्छा, अब एक यहीं पे एक सवाल उठता है जो मीडिया में उठ रहा है, मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें। नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति ने सोच समझ के या कम सोच समझ के या बिना सोचे समझे एक फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि शेख हसीना को भारत में शरण देनी है। शेख हसीना भारत में शरण प्राप्त हैं और हम देख रहे हैं कि वो लुटियन जोन के किसी एक हाई सिक्योरिटी बंगले में रह रही हैं। वो लोधी रोड में एनएसजी कमांडो से घिरी हुई चहलकदमी करते हुए, सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हुए भी देखी जाती हैं। और उनके ऊपर मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में बैठ के वो राजनीति कर रही हैं। वो ऑनलाइन अपनी प्रतिबंधित पार्टी की मीटिंगों को संबोधित भी करती हैं। ये सब मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया है और भारत सरकार से कहा है कि आप उनको ये इजाजत मत दीजिए कि वहां बैठ के वो राजनीतिक बयानबाजी करें। लेकिन भारत सरकार ने उनको ये इजाजत भी दे रखी है, जो एक शरणार्थी के लिए जो प्रोटोकॉल होता है, मेरा मानना है उस प्रोटोकॉल से परे जाती है बात ये। अगर किसी आप हाई सिक्योरिटी रिफ्यूजी को शरण देते हैं, ये थोड़ी ना कि उसको आप यहाँ पॉलिटिक्स करने की इजाजत देंगे। बहरहाल, तो अब लोग पूछ रहे हैं कि शेख हसीना को शरण देना देशभक्ति है और मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेना जो है ना, वो हाँ, वो गद्दारी। ये भी बात सुनो आप यार। हाँ, ये जो बकवास, ये जो सॉरी मैं शब्द इस्तेमाल बकवास नहीं करना चाहता हूँ, ये जो ऐसी बात करते हैं ना जो लोग, दे हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखिए नजीबुल्लाह, हमारे सबसे बड़ा हमारा फॉरेन पॉलिसी डिफीट क्या था कि नजीबुल्लाह जो यूनाइटेड नेशंस के संरक्षण में था, तालिबान ने उनको घुस कर उसको मार दिया। वो एक अल्टरनेटिव था। अगर भारत में वो होता, तो जब निजाम तब्दील हो रहा था अफगानिस्तान में, तो हमारे पास वो बंदा होता, ऑफर होता। ऑंग सांग सू की हमारे यहाँ रही और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले हमारे यहाँ थी। ये दीज आर डन थिंग्स इन फॉरेन पॉलिसी। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये एक तरह से परमिसिबल है। और जो अभी हमने उनको शरण दी हुई है वो सही किया हुआ है, क्योंकि दो पोल हैं बांग्लादेश की पॉलिटी में। एक खालिदा जिया, दो बेगम्स की कहानी है, द टेल ऑफ टू बेगम्स, द फाइट ऑफ टू बेगम्स। एक बेगम तो रुखसत हो गई, अब उनका बेटा जो है वो हो सकता है कि कल को वजीर आजम हो जाए वहां का। तो मैं ये समझता हूं कि शेख हसीना को, और हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं शेख हसीना के साथ, उसकी पार्टी के साथ, मुजीबुर रहमान के साथ। 15 अगस्त को मुजीबुर रहमान भाषण दे रही थी इंदिरा गांधी लाल किले से, जब मुजीबुर रहमान वाज assassinated. That was another big foreign policy failure. तो मेरा ये कहना है कि रिश्ते बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और अगर आप फॉरेन पॉलिसी को इन छोटे दिमाग वाले, लिमिटेड विजन वाले लोगों के हाथ में छोड़ देंगे या उनकी दया दृष्टि पे छोड़ देंगे, तो आप देश का बड़ा नुकसान करवा लेंगे, जो इस वक्त हो रहा है। ये जो लोग जो चिंतु घूम रहे हैं, इन चिंतुओं को चेन लगा के बांध देना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जो वक्तव्य हुए, जैसे कि संगीत सोम ने एक पब्लिक मीटिंग में वक्तव्य दिया, उस महिला ने कोई पब्लिक मीटिंग में नहीं ऐसा ही वक्तव्य दे दिया और मीडिया ने उस वक्तव्य को पकड़ लिया। इसी तरह दोनों कथावाचकों ने भी वक्तव्य दे दिए, फिर उस विधायक ने वक्तव्य दे दिया, उसने लोनी का विधायक जो है। तो ये वक्तव्य हुए, इनके पीछे कोई योजना है? मतलब ये चार लोग तो किसी पार्टी के आला कमान में नहीं है, किसी अच्छी स्थिति में नहीं है, इनके जरिए कोई योजना थोड़ी ना लागू की जमीन पर उतारी जा सकती है। ये योजना के मुताबिक क्या है ये मामला? ये देखिए मेरी बात है, मैं इनके बयानों को तवज्जो नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बयान को जिसका आपने मेंशन नहीं किया माजरत से, जिसको मैं बहुत तवज्जो दे रहा हूं, जब से वो कहा गया है, वो शुभेंदु अधिकारी का बयान कि बांग्लादेश को गाजा में तब्दील कर दो। That's a very serious thing for the leader of the opposition of West Bengal to say. वेस्ट बंगाल
और सता हुआ बांग्लादेश एक थे भाई पहले। वो जो बोला गया है उसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। फॉरेन पॉलिसी की तरफ से आना चाहिए, सरकार की तरफ से आना चाहिए। भाई हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले गए वहां पर और जाके मिल के आए उन लोगों से, और जब वो वहां पर आउटरीच कर रहे थे अपनी रिश्ते सुधारने के लिए, तो ये बयानबाजी हो रही थी हमारे मुल्क में बैठ के, हमारे देश में बैठ के। ये हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा खतरा है अभय जी, और इस खतरे से निजात पाना बहुत जरूरी है। और ये काम सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री कर सकते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पास तो इस तरह की रुझान और इस तरह की दिलचस्पी प्रधानमंत्री में दिखाई नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री तो हर फॉरेन पॉलिसी ओकेजन को, फॉरेन पॉलिसी पे जो गतिविधियां होती हैं विदेश नीति पे, हर मौके को वो अपनी निजी छवि उभारने के लिए, जिसको पवन खेड़ा ने एक बड़ा अच्छा सा फिक्रा कहा था, ये पप्पी झप्पी की राजनीति है, पप्पी झप्पी की विदेश नीति है। भैया अगर इसमें इंटरवीन करेंगे तो उनका जो उद्देश्य रहता है वो मीट होगा, उनकी छवि निखरेगी। तो इसमें तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ आपके जरिए, और आप भी कीजिए, कि भैया इसमें इंटरवीन करो, इन लोगों को चुप करवाओ। इलेक्शन की हार जीत होती रहेगी, ये लोगों की बयान आपको इलेक्शन नहीं जितवाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश में जिस अवाम से, जिस वोटर से आप मैंडेट मांगने जाएंगे, वो तो इस बात पे भी अपसेट हो जाता है कि अगर आप ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कह के बोलो तो मैं ये समझता हूं कि Bengal is a learned state with a history of literature and creative arts and performing arts. वो ऐसा वो कहते थे ना एक टाइम में कि what Bengal does today, India does tomorrow. You see, मैं वहां पर बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनकी तस्वीरें आपने लगाई, यहाँ पर सुभाष बोस की तस्वीरें आपने लगाई, प्रतिमा लगाई आपने। वहां पर नेशनल आइकॉन्स बहुत पैदा हुए हैं, वहां पर लिटरेचर में बड़े बड़े नाम बहुत हुए हैं, वहां पर फिल्म मेकर्स बड़े कमाल के हुए हैं। तो वो एक ऐसा प्रदेश है जो सर्वकला संपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सर्वकला संपूर्ण किसी देश को, किसी प्रांत को जिसके लोग सर्वकला संपूर्ण हो, उसका मन सिर्फ एक दिलीप बोस को आगे करके नहीं लुभा सकते आप। एक दिलीप बोस से दोस्ती पूरी नहीं पड़ेगी, पूरे समस्त बंगाली समाज से दोस्ती कीजिए, और वो बांग्लादेश को बेइज्जत करके नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे वहां पर हैं आज भी जिनकी अम्बिलिकल कॉर्ड्स वहां दबी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्पीच, जब एक बड़ी स्पीच दी थी प्रणब मुखर्जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री तो प्रणब मुखर्जी साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, तो मैं उनको अगर एक सुझाव दूं, हालांकि इट्स बियॉन्ड, आई थिंक इट इज वे बियॉन्ड माय पे स्केल, बट फिर भी मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो ये माइग्रेशन का जो वहां पर आते हैं लोग, वहां से हिंदुस्तान आ जाते हैं, उस पे एक भाषण था प्रणब मुखर्जी का, वो भाषण सुने, पार्लियामेंट में दिया गया था, और प्रणब मुखर्जी बोले थे ऐसे इंसान की तरह जो वहां से आया था, और जो उसके साथ सेंसिटिविटी जुड़ी हुई है, जो उसके साथ हिस्टोरिसिटी जुड़ी हुई है, वो पढ़ना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री को, या किसी को बुला के उसका संक्षेप वर्जन मिल जाएगा, वो हमारे पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में है। और मैं ये समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी को एक बाईपार्टीसन इशू बना के रखें। फॉरेन पॉलिसी अगर कहीं भी पार्टीसन इशू बन जाती है तो देश को भारी नुकसान उठाना पड़ता है अंतोतगत्वा। और हमारे साथ कोई दुश्मन, हमारे इस बड़े सगीर में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमारे ज्यादा दोस्त बचे नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि दोस्तियां बनाने की जरूरत है, उनको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। और खालिदा और जो शेख हसीना हमारे यहाँ है, वो सही पॉलिसी है, लेकिन शेख हसीना पे थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए कि वो लगातार यहाँ से ऐसी बात ना करती रहें जैसे कि
इंडिया से रेगुलर वो अनइंटरप्टेड पब्लिक मीटिंग कर रही है यहाँ पर। देखिए उनके ये सच्चाई है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को ज्ञान है, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी वाज इन आवर चार्ज ऑल थ्रू दैट शी वाज प्राइम मिनिस्टर, और राइटली सो, क्योंकि वो प्राइज एसेट था, वो प्राइज टारगेट थी वहां पर। जो फंडामेंटलिस्ट बांग्लादेश में है उनका सबसे बड़ा निशाना शेख हसीना थी, और अगर हम उनको सेफली हिंदुस्तान में लाए हैं और उनको जगह दी है तो उनकी वैल्यू हमारे लिए जब तक बची रहेगी जब तक वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलती हैं। ठीक बात। शी शुड वेट टिल द बीएनपी फेल्स टू डिलीवर ऑन द गवर्नेंस फ्रंट। अभी तो बीएमपी का वक्त है। हाँ, तो अभी उनको बोलना नहीं चाहिए, पार्टी का वक्त है, अभी तो बोलना नहीं चाहिए उनको, कम बोले, जो बोलना हो तो कोई गंभीर मुद्दा आ जाए तो उसपे बोले, लेकिन ऐसा ना लगे कि कैंपेन चला रही है रेगुलरली। और वहां पर सिंपैथी आज के दिन खालिदा जिया के साथ होगी, क्योंकि भाई जो जिस तरह से इलेक्शन हुए, जब पहला उसने गलत निर्णय लिया राजनीतिक बाइकआउट करके, उसके बाद तो 2 इलेक्शन और हुए, तो खालिदा जिया was not a good bet for India foreign policy terms में। जितना भारत का नुकसान, देश का नुकसान हुआ, भाई उस जमाने में मुझे याद है अभय जी कि वो ये कहता कि जो भी भारत ने अचीव किया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरवर्ड मूवमेंट बांग्लादेश में, उसको ओवरटर्न कर देती है, ओवरटर्न कर दिया उसने, आखिर सब उसका हटा दिया, सफा कर दिया। और इसलिए बांग्लादेश से रिश्ते इसलिए भी बना के रखने चाहिए, अगर कोई मेरी बात सुन रहा हो, कि अडानी साहब की बिजली वहां जाती है तो वो भी एक पक्ष है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। सही बात है, अडानी साहब का ध्यान मोदी जी रखेंगे, हम लोग भी रखेंगे। आखिरकार हमारे देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे पूंजीपति वो हमारे देश के विरोध में तो नहीं है, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन उस व्यवसाय के चलते भारत की पॉलिसी फ्रंट पे फायदा होना चाहिए भारत को। सही बात, भारत की रसूख बढ़ना चाहिए बांग्लादेश में। आज के दिन तो घट रहा है कुछ चिंतुओं के चक्कर में, कुछ चिंतुओं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब मुझे बताइए, कहते गाजा बना दो, सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बांग्लादेश शुड बी टर्न इनटू गाजा। अब आप बताइए, अंदाजा कीजिए, ये इलेक्शन जितवाने वाला बयान है क्या? नहीं। अगर बांग्लादेश गाजा हो जाएगा, अगर बांग्लादेश गाजा हो जाएगा तो क्या हम खतरे से बचे रहेंगे? देखिए, बीजेपी ने और बीजेपी के बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के नेतृत्व ने और बीजेपी की आला कमान, उनके रणनीतिकारों ने, इनमें अमित शाह प्रमुख हैं, अभी तक ऐसा एक भी काम नहीं किया है इससे दिखाई पड़े कि ये लोग बंगाल का चुनाव जीतने की तरफ हैं। एक भी काम अभी तक ऐसा नहीं किया है। आगे कर सकते हैं, होशियार लोग हैं, करेंगे, कुछ ना कुछ तिकड़म कराएंगे, लेकिन अभी भैया इन्होंने अभी जिस आदमी ने वहां पर जाके भीड़ ले गए थे, और वहां पर जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमाएं तोड़ी गई थी पिछले इलेक्शन में, अगर आपको याद हो तो, जी, वो महानुभाव जो है वो शोहरत कमा रहे हैं अब इंदौर में आजकल। तो ये जो तार जुड़े हुए हैं ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से फॉरेन पॉलिसी के साथ, और सही बात है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप एक जगह अगर गच्चा खाएंगे, वहां गड़बड़ करेंगे, तो उसका असर दूसरी जगह पड़ेगा, बच नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत उम्दा चर्चा हुई, बहुत उम्दा और दिलचस्प चर्चा हुई। और अब इस घटना पे हम लोग अपनी नजर बनाए रखेंगे। उधर ट्रम्प साहब ने वेनेजुएला पे हमला कर दिया है, उनके राष्ट्रपति, सुना है उसको अबडक्ट करके ले गए हैं वो। हाँ, ले गए वहां पे, तो वो भी एक मसला है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ, देखिए उसमें क्या होता है। वो भी मुझे तो लगता है कि अमेरिका फिर से अपनी दादागिरी जो बीच में, देखिए मैं जब ये शुरू में आया था डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसने जो बयान दिए थे उससे ये लगता था कि ही वुड लाइक टू डिसएंगेज यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द रोल ऑफ अ वर्ल्ड पुलिसमैन व्हिच इट यूज्ड टू बी इन प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो वर्ल्ड का वो तो एसएचओ लेवल पे इंटरवीन कर रहा है। बिल्कुल एसएचओ लेवल पे इंटरवीन, सही बात है, बिल्कुल। अभी इसमें देखते हैं क्या आगे बढ़ता मामला क्या होता है, वहां पे बात आगे बढ़ती है या वहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बाय। वंडरफुल, हैव अ वंडरफुल 2026।
है।